हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी सिर्फ हम भूमिका देखेंगे, पूरी भूमिका को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वह आपको हम इम्पोर्टेंट बताते चलेंगे। आजकल भूमिकाओं से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए हर एक रचना की भूमिका हमें पढ़ना जरूरी हो गया है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। इन्होंने अपने आत्मकथा को 4 भाग में लिखा है। तो सबसे पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा भाग है बसेरे से दूर और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। तो हम आज पहले भाग क्या भूलूं क्या याद करूं की भूमिका पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि ये आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है और इसे 3 लाख रुपए के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। यह भी आपको याद रखना है कि 3 लाख रुपए के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है क्या भूलूं क्या याद करूं सहित इसके चारों भागों को। आगे है पाठकों, यह किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई है। मैं आपको पहले से ही आगाह कर दूं कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू अथवा निजी रहा है। इसके द्वारा पर सेवा अथवा आत्मश्लाघा का कोई विचार मेरे मन में नहीं है। ऐसा ध्येय मेरी क्षमता से परे है। इसे मैंने अपने संबंधियों तथा मित्रों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार किया है कि जब मैं ना रहूं और ऐसी घड़ी दूर नहीं है तब वो इन पृष्ठों से मेरे गुण स्वभाव के कुछ चिन्ह संचित कर सकें और इस प्रकार जिस रूप में उन्होंने मुझे जीवन में जाना है उससे अधिक सच्चे और सजीव रूप में मैं अपनी स्मृति में रख सकें। अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो मैं अपने आप को और अच्छी तरह सजाता बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुन कर उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक और साधारण स्वरूप में देख सकें, सहज निष्प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोक शैली से मर्यादित हो। यदि मेरा जन्म उन जातियों में हुआ होता जो आज भी प्राकृतिक नियमों की मूलभूत स्वच्छंदता का सुखद उपयोग करती हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बड़े आनंद से अपने आप को आपाद मस्तक एकदम नग्न उपस्थित कर देता। इस प्रकार पाठकों, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ और मैं कोई वजह नहीं देखता कि आप अपनी फुर्सत की घड़ियाँ ऐसे नगण्य और निरर्थक विषय पर सर्फ करें। इसीलिए मानतेन की विदा स्वीकार कीजिए। 1 मार्च 1500। पहले संस्करण की भूमिका में बच्चन जी लिखते हैं कि लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा। अनुवादों के मामले में भी यह जो आत्मचित्रण आज मैं आपके हाथों में रख रहा हूँ इसी प्रकार के मानस मंथन का परिणाम है। जीवन की जिस सीढ़ी पर मैं हूँ उस पर अतीत का स्मरण शायद स्वाभाविक होता है। मेरे पास औरों का मन जानने के लिए भी केवल अपने मन का पैमाना है। कितनी अच्छी बात कही है हरिवंश राय बच्चन जी ने कि मेरे पास औरों के मन को जानने के लिए भी केवल अपने मन का पैमाना है। आगे है कि मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में निरंतर उठती स्मृतियों को विचित्रित ना कर डालूंगा तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। मेरी जिन अभिव्यक्तियों से आपके मन को भी यति किंचित शांति शांति शब्द मैं इतने व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ कि उसमें अशांति भी शामिल हो सके मिलती रही है। मैं उन्हें अपने मन को ही शांति देने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी विश्वास के बल पर मैं यह आत्मचित्रण प्रकाश में ला रहा हूँ। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है
और इसे मैंने अपना सबसे बड़ा सौभाग्य और अपना सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण माना है। मुझे फिर से इच्छानुकूल जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए तो मैं अपना जीवन जीने के अतिरिक्त किसी और का जीवन जीने की कामना ना करूँगा, उसकी सब त्रुटियों, कमियों, भूलों, पछताओं के साथ। सबसे बड़ा कारण कि इसी के बल पर तो मैं दुनिया के साधारण जनों के साथ अपनी एकता का अनुभव करता हूँ। इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन नहीं। सायुज्य मुक्ति यही है, सबसे युक्त होकर मुक्त। तो देखिए, इनके कथन भी ध्यान रखिए। आपको भी यह विश्वास हो तो मुझ साधारण से युक्त होना आपके सर्व साधारण से युक्त होने का एक कदम हो सकता है। युक्त होना दोनों पर निर्भर है। कितना आप हो सकते हैं, कितना मैं कर सकता हूँ। मेरी ईमानदारी आपके सम्मुख है, पता नहीं यह आपकी कितनी सहानुभूति पा सकेगी। क्या भूलूं, क्या याद करूं, मेरी पूरी योजना का 1/3 भाग है। इतने ही बड़े 2 और भाग यथा समय आपके सामने आएंगे, नीड़ का निर्माण फिर और जीवन की आपाधापी में, यदि समय और स्वास्थ्य ने साथ दिया। तो इन्होंने उसके पहले क्या सोचा था कि 1/3 भाग में आत्मकथा अपने क्या भूलूं, क्या याद करूं में सजो रहा हूँ। इसके बाद 2 और आएंगी, नीड़ का निर्माण फिर और जीवन की आपाधापी में, जो कि जीवन की आपाधापी नाम से नहीं आया। इसके बाद बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक आया। आगे है कि मैं यह भी बताना चाहता था कि यह आत्मचित्रण मैंने किसी मनोवृत्ति से किया है, पर जिन शब्दों में उसे मैं बता सकता था उनसे कहीं अधिक समर्थ और सशक्त शब्दों में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व फ्रांस का एक महान लेखक मानतेन अपना आत्मचित्रण करते समय उसे व्यक्त कर चुका है। जब जब मैंने इस आत्मचित्रण के लिए लेखनी उठाई है, तब तब मैंने उसे स्वास्थ्य वाचन की श्रद्धा से पढ़ लिया है और आपसे यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब जब आप इस आत्मचित्रण को पढ़ें, आप उसे भी पढ़ लें। आप उसे इस कृति के प्रथम पृष्ठ के पूर्व पाएंगे। मैं जो कुछ लिखता हूँ उस पर अपने पाठकों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, उससे लाभान्वित होता हूँ। यदि आप यथा सुविधा अपनी प्रतिक्रिया मुझे देंगे तो आप पर मेरा उपकार है या रहेगा। खेद है, जब इस पांडुलिपि को प्रेस भेजने का समय आया है, मैं लंबेगों में पड़ा हूँ। प्रेस के लिए इसे अंतिम रूप देने का कार्य श्री सत्येंद्र शरत ने किया है। इस सहयोग के लिए मैं उन्हें जितना भी धन्यवाद दूं कम है। ये किसने लिखा? बच्चन सिंह जी ने। इसके बाद इन्होंने तीसरे संस्करण के अवसर पर भी भूमिका में लिखा है कि मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि क्या भूलूं कि याद करूं के प्रकाशन के साल भर बाद ही उसके तीसरे संस्करण की आवश्यकता आ पड़ी। जिन कमियों की ओर मेरे कतिपय पाठकों ने संकेत किया था, उनमें से अधिकांश का निराकरण कतिपय संशोधनों और परिशिष्टों द्वारा करने का प्रयत्न इस संस्करण में किया जा रहा। संशोधनों में सुझाव और सहायता के लिए मैं श्री सत्येंद्र शरत का आभारी हूँ। मैंने पहले संस्करण में कहा था कि आत्मचित्रण की मेरी यह योजना 3 खंडों में पूरी होगी। अब लग रहा है कि वह 3 में नहीं 4 खंडों में पूर्ण होगी। योजना का दूसरा खंड नीड़ का निर्माण फिर इस संस्करण के साथ उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद बच्चन जी ने चौथे संस्करण पर भी अपने पाठकों को धन्यवाद दिया और 7वें संस्करण और 8वें संस्करण पर भी। तो ये बच्चन जी की भूमिका बहुत छोटी सी भूमिका रही। आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट भूमिका हम एक कहानी यह भी की पढ़ेंगे, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। एक कहानी यह भी, इसकी भूमिका हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका इसकी पढ़ना। भूमिका को मन्नू भंडारी जी ने एक स्पष्टीकरण के रूप में लिखा है। इसे भूमिका नाम दान देकर इन्होंने लिखा है एक स्पष्टीकरण। तो क्या लिखती हैं कि आज तक मैं दूसरों की ज़िंदगी पर आधारित कहानियाँ ही रचती आई थी। इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की जुर्रत की है तो यह जुर्रत ही, क्योंकि हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी के अपने अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता रहता है। कहीं उसके विचार और विश्वास गुथे हुए हैं तो कहीं उसके उल्लास और अवसाद के क्षण, कहीं उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं अंकित हैं तो कहीं धिक्कार और प्रताड़ना के उद्गार। इतना सब जानने महसूसने के बावजूद अगर मैंने इसे लिखा तो केवल इसलिए कि दूसरों की कहानियाँ रचते समय मुझे अपनी कल्पना की उड़ान के लिए पूरी छूट रहती थी, जिसके चलते मैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी घटनाओं को जितना
चाहती काटती छांटती बदलती बढ़ाती रहती थी, क्योंकि उस समय मेरा लक्ष्य ना सामने वाला व्यक्ति रहता था, ना उसकी ज़िंदगी की किसी घटना या अनुभव को उकेरना। वह सब तो मेरे लिए निमित्त मात्र रहता था, जिसे माध्यम बनाकर मैं हमेशा उसके अनुभव को सीमित दायरे से निकालकर किसी व्यापक संदर्भ के साथ जोड़ने की कोशिश करती थी, ताकि उसके अनुभव के साथ अनेक दूसरे तादाद में स्थापित कर सकें, यानी वह सबका अनुभव बन सके। पर अपनी कहानी लिखते समय सबसे पहले तो मुझे अपनी कल्पना के पर ही कतर कर एक और सरका देने पड़े, क्योंकि यहाँ तो निमित्त भी मैं ही थी और लक्ष्य भी मैं ही। यहाँ ना किसी के साथ तादाद में स्थापित करने की उपेक्षा थी और ना संभावना। यह शुद्ध मेरी ही कहानी है और इसे मेरा ही रहना था, इसीलिए ना कुछ बदलने बढ़ाने की आवश्यकता थी, ना काटने छांटने की। यहाँ मुझे केवल उन्हीं स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था, वो भी जस का तस, जिनसे मैं गुजरी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो कुछ मैंने देखा, जाना, अनुभव किया, शब्दांशः उसी का लेखा जोखा है यह कहानी। जहाँ मेरे लेखन के क्रमिक विकास उससे जुड़ी घटनाओं, मुझे सहेजते संवारते जोड़ते संपर्कों संबंधों पर ही केंद्रित रखना इसकी सीमा है, वहीं इसकी अनिवार्यता भी। बस शायद यही दूसरे पर कहानी रचने की विधा अपने पर लिखने से अलग जा पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि यह मेरी आत्मकथा नहीं है, इसीलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी रखा है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। बचपन और किशोरावस्था के मेरे संपर्क संबंध, जिसमें माँ पिता भाई बहन मित्र अध्यापक आदि हैं, और वह परिवेश तो है ही जिसमें मेरे लेखकीय व्यक्तित्व की नींव पड़ी थी। होश संभालने के बाद जिन पिता से मेरी कभी नहीं बनी, उम्र के इस पौढ़ेपन पीछे मुड़कर देखती हूँ तो आश्चर्य होता है, बल्कि कहूँ कि अविश्वसनीय लगता है कि आज अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, उसका बहुत सा अंश विरासत के रूप में शायद मुझे पिता से ही मिला है। इसीलिए उनका वर्णन थोड़े विस्तार में चला गया। फिर लेखन की शुरुआत का पहला चरण और उसकी विकास यात्रा, जो बेहद मंथर गति से चलने के बावजूद नाटक, उपन्यास और पटकथा लेखन तक तो फैली, अन्य विधाओं पर तो कभी प्रयोग ही नहीं किया। जानती हूँ वे सब मेरे सामर्थ्य की सीमा के बाहर हैं। हाँ, अपनी विधा की रचनाओं के दौरान इनसे संबंधित व्यक्तियों और स्थितियों के जो दिलचस्प अनुभव हुए, उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस कहानी का प्रमुख हिस्सा है। अपने इस लेखकीय यात्रा में लेखक बंधुओं और लेखन में रुचि रखने वाले लोगों का जुड़ते चला जाना स्वाभाविक भी था, अनिवार्य भी। फिर तो आज तक यही सहयात्री रहे मेरे, और इन्हीं के स्नेह सहयोग से मेरी जिंदगी का छोटा बड़ा काम अंजाम भी पाता रहा। मेरी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होने के कारण कुछ साहित्येतर संबंधों की उपस्थिति अनिवार्य थी। जहाँ मैं हूँ, चाहे जिस रूप में भी, उन्हें तो होना ही था। हाँ, कुछ लोग एक झोंके की तरह आकर मात्र मेरी संवेदना को ही नहीं झकझोर गए, बल्कि मेरे सामने कुछ अनुत्तरित प्रश्न भी छोड़ गए, और जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, हो सकता है तब तक ये भी मेरे साथ ही बने रहें। अपने निश्चल स्नेह और सहयोग से जिन्होंने जीवन के प्रति मेरी आस्था को बढ़ाया, उन्हें मैं भूल सकती हूँ क्या? इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा अस्तित्व ही इन साहित्येतर मित्रों पर ही टिका हुआ है। इसीलिए ये हैं तो मैं हूँ, इनके बिना तो मेरी कहानी बन ही नहीं सकती थी। उसके बावजूद मैंने इनमें से किसी का भी व्यक्तित्व विश्लेषण नहीं किया। हो सकता है कि इसके मूल में यही बात रही हो कि अपनी कहानी के बीच दूसरों की कहानी क्यों डाली जाए। इनका कहीं और उपयोग नहीं किया जा सकता, ज़्यादा सार्थक उपयोग। यूँ छोटी मोटी टिप्पणियाँ तो जरूर की हैं, पर वे या तो उनको परिचित कराने के लिए या फिर किसी संदर्भ विशेष के चलते। तो लेखिका कह रही हैं कि मैं इसमें अनावश्यक किन्हीं लोगों का परिचय नहीं दिया है। अगर किसी के विषय में कुछ टिप्पणी की है तो वो उनके परिचय कराने के लिए या फिर किसी संदर्भ को बताने के लिए, किसी विशेष बात को बताने के लिए।
कोई भी लेखक ना तो संपर्क विहीन, संबंध विहीन हो सकता है, ना परिवेश निरपेक्ष। इसीलिए उन घटनाओं को तो इसका अनिवार्य हिस्सा होना ही था, जिन्होंने मात्र मेरी संवेदना को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उससे जुड़े हुए छोटे बड़े प्रसंग जिन्होंने कभी मुझे आहत किया, कभी बेहद क्षुब्ध, तो कभी मुझ ना समझ के भ्रम भंग भी किए। यूँ भी एक लेखक की यात्रा होती ही क्या, बस उसकी दृष्टि परिवार के छोटे से दायरे से निकलकर धीरे धीरे अपने आस पास के परिवेश को समेटते हुए समाज और देश तक फैलती चलती है। इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले अनुभव उसे केवल समृद्ध ही नहीं करते, उसकी दृष्टि को साफ और संवेदना को प्रखर भी करते हैं। हाँ, अब यह लेखक की अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है किस हद तक वह इन अनुभवों का रचनात्मक उपयोग कर सकता है। यह भी कैसी विचित्र विडंबना है कि दूसरों की कहानियां रचते समय मुझे सामने वालों को उसकी संपूर्णता के साथ अपने में मिलाना पड़ता था, और इस हद तक मिलाना पड़ता था कि स्व और पर के सारे भेद मिटकर दोनों एक लय एकाकार हो जाते थे। पर अपनी कहानी लिखते समय तो मुझे अपने को अपने से ही काट कर बिल्कुल अलग कर देना पड़ा। यह निहायत जरूरी था। इस विधा की अनिवार्य शर्त तटस्थता की मांग भी कि लिखने वाली मन्नू और जीने वाली मन्नू के बीच पर्याप्त फासला बनाकर रख सकूं। अब इसमें कहाँ तक सफल हो सके है, इसका निर्णायक तो पाठक ही होंगे। मुझे तो न इसका दावा है न दर्प। देखिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल लेखिका कर रही हैं। आगे है, लेखन और साहित्य से हटकर अपने निजी जीवन की त्रासदियों भरे पूरक प्रसंग को लेखकीय जीवन पर केंद्रित अपनी इस कहानी में सम्मिलित किया जाए या नहीं, इस दुविधा ने कई दिनों तक मुझे परेशान रखा। अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों से सलाह ली और उनके आग्रह पर अंततः इसे सम्मिलित करने का निर्णय ही लिया। बाद में तो मैं भी सोचने लगी कि मेरा और राजेंद्र का संबंध जितना निजता और अंतरंगता के दायरे में आता है, उससे कहीं अधिक लेखन के दायरे में आता है। देखिए, अपने और राजेंद्र यानी अपने पति के संदर्भ में भी वो बात कर रहे हैं कि जितना हमारे निज संबंध है, उनसे ज़्यादा हमारा लेखन का संबंध है। लेखन के कारण ही हमने विवाह किया था, हम पति पत्नी बने थे। उस समय मुझे लगता था कि राजेंद्र से विवाह करते ही लेखन के लिए तो जैसे राजमार्ग खुल जाएगा। देखिए क्या बात कर रही हैं कि राजमार्ग जैसे खुल जाएगा, और उस समय यही मेरा एकमात्र काम्य था। देखिए आज के समय में भी जब आप जॉब में हो जाते हैं तो लगता है कि उसी प्रोफेशन के लड़के या लड़की से शादी करूं जिससे क्या हो, सैलरी हमारी डबल हो जाए। तो वही चीज़ लेखिका ने भी सोचा था कि राजेंद्र भी उसी लेखन में हैं, लेखन के ही फील्ड में, तो अगर हम दोनों शादी के बंधन में बंधते हैं तो हमें लिखने के लिए काफ़ी मैटर मिल जाएगा, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के लेखन को परखने के लिए। तो यही उन्होंने कहा कि राजमार्ग खुल जाएगा, और उस समय यही मेरा एकमात्र काम्य था। उस समय कैसे मैं यह भूल गई कि शादी करते ही मेरे व्यक्तित्व के दो हिस्से हो जाएंगे, लेखक और पत्नी। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे लेखकीय व्यक्तित्व को राजेंद्र ने जरूर प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इनके साथ मिलने वाला साहित्यिक वातावरण, होने वाली गप गोष्ठियाँ मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत भी रहे, लेकिन मेरे व्यक्तित्व का पत्नी रूप, इस पर राजेंद्र निरंतर जो और जैसे प्रहार करते रहे, उसका परिणाम तो मेरे लेखक ने ही भोगा। निरंतर खंडित होते आत्मविश्वास से लेखन में आए गतिरोध का जो सिलसिला शुरू हुआ, अंततः वह उसके पूर्ण विराम पर ही समाप्त हुआ। इसीलिए पूरक प्रसंग की सारी बातें लगने को मेरे निजी जीवन से संबंधित ही लगेंगी, पर जुड़ी हुई तो मेरे लेखन से ही हैं, बल्कि मेरे लेखकीय जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। हाँ, यह मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने ना तो इसमें वर्णित तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, ना अपनी किसी दुर्भावना के चलते उन्हें विकृत करने की। जो कुछ भी लिखा एक आवेगहीन तटस्थता के साथ ही लिखा है। इस प्रकार ये लेखिका के वक्तव्य हैं जो इन्होंने लिखा। मन्नू भंडारी जी ने अपने एक कहानी यह भी में, जिसे ये बताती हैं कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है, तो इसे आप आत्मकथा मत समझिए। इसीलिए इन्होंने इसकी कहानी रखी है कि एक कहानी यह भी ये मानती हैं कि ये इनके सिर्फ लेखकीय जीवन का विवरण है। जैसा कि उन्होंने अपने भूमिका में पहले ही स्पष्ट किया कि मेरे पिता से मेरे संबंध अच्छे नहीं थे, पर जो लेखन फील्ड में मैं आई, जो मेरा नाम हुआ, जो चीज़ें हुई, वो कहीं न कहीं उन्हीं के वजह से हुई।
तो इस प्रकार से आज भी जिन बच्चों के अपने पेरेंट्स से रिलेशन अच्छे नहीं रहते, अपने पिता से रिलेशन अच्छे नहीं रहते, तो वो पहले कहते हैं कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जब वो किसी प्रतिष्ठित जगह पर पहुंचते हैं, जब अपने को अपने जीवन में कहीं उच्च जगह स्थापित कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो आधारशिला है वो मेरे पिता ने ही रखी है, तब उन्हें अपने पिता के महत्व का परिचय मिलता है। तो इस प्रकार से एक कहानी याभी की भूमिका यहीं पर कंप्लीट होती है। आगे हम पढ़ेंगे तुलसी राम की, डॉक्टर तुलसी राम की भूमिका मुर्दहिया, जो कि इनका आत्मकथा का पहला खंड है। तुलसी राम की मुर्दहिया जो कि इनकी आत्मकथा का पहला खंड है, इसके बाद इन्होंने अपना एक दूसरा खंड भी निकाला था मणिकर्णिका शीर्षक से। इनके आत्मकथा का दूसरा खंड मणिकर्णिका शीर्षक था उसका। इसके बाद हम मुर्दहिया की भूमिका देखेंगे। तो देखते हैं मुर्दहिया की भूमिका में तुलसी राम जी क्या लिखते हैं। डॉक्टर तुलसी राम, मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई भेद नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते सियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। मुर्दहिया सही मायनों में हमारे दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा ले तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोद कर मुर्दहिया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ धुन पर नृत्य कला बिखेरती नटनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दहिया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों, इम्पोर्टेंट है, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस से जोड़ दिया। ये प्रश्न पूछा भी गया है। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दहिया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिचासों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसे उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। आने वाले मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है, तो ये भी आपको याद रखना है।
कि मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है इनकी यात्रा। राजकमल प्रकाशक के निर्देशक अशोक माहेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दहिया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जाहिर है। डॉक्टर तुलसीराम, तो इस प्रकार से इनकी जो भूमिका है, छोटी सी भूमिका है पर इम्पॉर्टेंट भूमिका है, बहुत अच्छी भूमिका है। और अगर आपने इनका आत्मकथा पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ही अच्छी आत्मकथा है। इसमें भूमिका के बाद इन्होंने 7 शीर्षक दिए हैं, जिसके हम नाम पढ़ लेते हैं। पहला है भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास। चौथा है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पांचवा है भूतनिया नागिन। छठा है चले बुद्ध की राह। और सातवां है आजमगढ़ में फाका कसी। तो इस प्रकार से ये 7 शीर्षक हैं, जिसे आपको क्रम से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्रम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि शीर्षकों के क्रम लगाने के लिए। तो इसे आप याद रखिए कि जिससे आपको याद रहे कि शीर्षक का क्रम क्या है। और ये आप जरूर पढ़िए, जरूर से जरूर पढ़िए। बहुत ही इंस्पायरिंग ये आत्मकथा है, बहुत अच्छी आत्मकथा है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है। सच बताएं तो जो भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे रचना है, उसमें मेरी ये सबसे फर्स्ट नंबर की कृति है, पहला नंबर है, जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप भी इसे पढ़िए और देखिए कि ये किस प्रकार से लिखी गई है, कितनी इंस्पायरेशन है इसमें, उसे आप अच्छे से देखिए। अब हम दूसरी भूमिका देखेंगे। दूसरी भूमिका है अरे यायावर रहेगा याद, जो कि यात्रा वृत्तांत है और यह है अज्ञे जी का। इनका पूरा नाम है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम ये है। तो इनकी भूमिका हम देखते हैं, जो कि पहले पृष्ठ पे 5वें संस्करण की भूमिका का कुछ अंश दिया गया है। तो उसे पहले देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। पुस्तक का यह 5वां संस्करण दूसरे संवर्धित संस्करण का पुनर्मुद्रण है। यूँ तो हर नया संस्करण लेखक के लिए संतोष का विषय हो सकता है, पर अरे यायावर रहेगा याद की बढ़ती हुई लोकप्रियता यदि इस बात का संकेत है कि पाठकों में अपने देश की एक समग्र इकाई के रूप में पहचानने की उत्सुकता बढ़ रही है, तो वह मेरे लिए विशेष सुखद बात है। भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। अपने यात्रा संस्मरणों में मेरा यह प्रयत्न रहा है कि यात्राओं में के मेरे होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दें, जिससे भविष्यत यात्री अपने अपने अनुभवों को समृद्ध बना सके। इसके बाद है दूसरे संस्करण की भूमिका। दूसरे संस्करण की भूमिका में लिखते हैं कि किसी भी पुस्तक के नए संस्करण की मांग लेखक के लिए प्रीतिकर आश्चर्य का विषय होती है, लेकिन कुछ पुस्तकों के दूसरे संस्करण की संभावना से एक असमंजस भी होता है। क्या पुस्तक पुरानी हो गई? क्या संशोधन अथवा संवर्धन से उसे नया किया जा सकता है? क्या यह नयापन हर लेखक अथवा अध्याय का संशोधन मांगता है, या एक परिशिष्ट और पाठ टिप्पणियों से यह काम सिद्ध हो सकता है? अरे यायावर रहेगा याद कुछ वर्षों से अनुपलब्ध थी। पुनर्मुद्रणों के बारे में स्वयं कुछ यूँ भी उदासीन रहता हूँ और कुछ नए नए काम उठाते रहने के कारण इधर ध्यान देने का अवसर भी नहीं बनता। लेकिन इस पुस्तक के बारे में 2-3 बार याद दिलाए जाने पर ये सारे प्रश्न सामने आ गए। प्रस्तुत पुस्तक की यात्रा संस्मरणों में स्थानों का जो ब्यौरा है, कुछ तो वह पहले प्रकाशन के समय ही पुराना पड़ गया था, कुछ यात्राएं पिछले महायुद्ध के पहले की थीं। पुस्तकाकार प्रकाशन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हुआ। देश के विभाजन से पुस्तक के पहले ही लेख परशुराम से तुर्खम में वर्णित यात्रा का एक बड़ा भाग देश से कट गया था और देश की मर्यादा रेखा खैबर पार से सिकुड़कर अमृतसर लाहौर के बीच आ गई थी। एक बड़े भूकंप के कारण वह पहाड़ ही धंस गया था, जो ब्रह्मपुत्र का आवृत बनाकर परशुराम कुंड को आकार देता था। इस तरह की कुछ और बातें भी हुई थीं, जिनका उल्लेख पहले संस्करण में जोड़ दिया गया था, लेकिन तब से अब तक और भी कई महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। पूर्वी अंचल में प्रशासनिक पुनर्संगठन से कई नए प्रदेश बन गए हैं, जैसे अरुणाचल, मेघालय,
नागा देश यानी नागालैंड, मिजोरम, हिमालय में नई सड़कों का जाल बिछ गया है और किसी जमाने की मौत की घाटी अब पक्की सड़क के कारण साधारण सैरगाह बन गई है। तो आपने देखा किन किन शहरों को वो बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागा देश, नागालैंड, मिजोरम। और वैज्ञानिक शोध के संदर्भ में जब उस अभियान का स्मरण करता हूँ जिसका मैं एक सदस्य था, तब शोध के तत्कालीन उपकरणों पर हंसने का मन होता है। कहाँ कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए हमारा तोते का पिंजरा, विद्युत दर्शक और हमारी किरमिच की नाव, और कहाँ आज के अंतरिक्ष यान और माप ही नहीं माप का विश्लेषण भी करने वाले स्वयं संचालित यंत्र। लेकिन स्पष्ट है कि अरे आयावर रहेगा याद जैसी पुस्तकों को उनसे मिलने वाली भौगोलिक अथवा प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबद्ध होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं और यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठ की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह के यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। और मुझे आशा है कि तथ्यों की दृष्टि से कुछ पुराने पड़ गए इन लेखों की यात्राएं आज भी रोचक होंगी, और इन यात्राओं के निमित्त से पाठक जो मानस यात्रा करेगा उनमें लेखक का सहयात्रित्व उसे प्रीतिकर लगेगा। पहले संस्करण में चित्र कहीं अधिक थे, कागज और छपाई की तत्कालीन स्थिति में ही वह संभव था, पर चित्रों की छपाई उतनी अच्छी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। तब आशा की थी कि नए संस्करण में इसका सुधार हो सकेगा, लेकिन उनमें से कई चित्र अब मेरी पहुंच के बाहर हो गए हैं। फिर प्रकाशन व्यवसाय की आज की स्थिति के कारण चित्र कम भी करने पड़े हैं। फलतः इस संस्करण में चित्र और इसके संख्या में कम है और बाद की यात्राओं के भी, लेकिन प्रयत्न किया गया है कि चित्र अच्छे हों और छपाई भी पहले की अपेक्षा अधिक आकर्षक हो। तो लगभग इन्होंने इसी सब के विषय में लिखा है। और क्या है, एक पेज और है उसे भी हम देख लेते हैं, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल ही जाएं। आगे है कि अंत में एक नया लेख भी जोड़ा गया है, सागर सोवियत मेघ मेखलित। तो ये भी आप याद रख लीजिए कि लास्ट में सागर सोवियत मेघ मेखलित भी इसमें जोड़ा गया। जब से स्वतंत्र रूप से यात्रा करना संभव हुआ था तभी से आकांक्षा थी कि पूरे देश को पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक देखूं। परशुराम से तुर्खम की यात्रा से पूर्व और पश्चिम के कुलाबे तो मिला लिए थे, पर उत्तर दक्षिण के छोर मिलाने की आकांक्षा को और प्रेरणा ही मिली थी। अंततः वह यात्रा भी हो गई, और फौजी कानबाई के सहारे नहीं, स्वेच्छा से निर्धारित पथ और गति से। उसका ब्यौरा भी उतने ही विस्तार से दे सकता जितने विस्तार से संग्रह की पहली यात्रा का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। लेकिन दूसरे संस्करण में जोड़े गए नए लेख के लिए उतना स्थान नहीं है, इसीलिए लेख ने पूरा यात्रा वृत्तांत का रूप नहीं लिया, केवल एक चौखटा प्रस्तुत किया है जिसमें से उस यात्रा का अवलोकन किया जा सकता है। यात्रा संस्मरणों में वृत्तांत प्रस्तुत करने का यह ढंग नया भी है और बहुत पुराना भी। पाठक के लिए भी यहाँ नयापन और पुरानापन दोनों होंगे, और स्वयं मेरे लिए भी पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि से है कि तीर्थयात्री की धर्म भावना का स्थान मिथक के अन्वेषी की विस्मय भावना ले लेती है। पाठक इसे अपना अद्यतन पूर्वाग्रह आरोप न माने तो कहूँ कि आज मैं आराम कुर्सी पर बैठे बैठे इन पुरानी यात्राओं को नई कर ले सकता हूँ। ये पुरानी यात्राएं मिथक के सहारे दोहराई जाकर भूगोल के आयाम में ही नहीं इतिहास के आयाम में भी अग्रसरण करती हैं। देश को ही नहीं नापती, काल को भी नापती चलती हैं। हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आ जाए जब मेरी यात्राएं आगत्या आराम कुर्सी तक ही सीमित रह जाएं, लेकिन अभी वह समय नहीं आया। अभी मिथक के सहारे उल्लेख इसीलिए कर रहा हूँ कि वह यात्राओं का एक नया आयाम है। अरे यायावर रहेगा याद के इस नए संस्करण को पाठक के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि वह मेरे साथ पुरानी यात्राओं की आवृत्ति भी करे और नई यात्राएं भी करे। मानस यात्राएं जिनमें उनके मानस का भी उतना ही योग हो जितना मेरा, और दोनों का यह सहयोग सुखद और प्रीतिकर हो। तो ये इन्होंने लिखा है अज्ञेय जी ने ये भूमिका। इसके बाद हम देखेंगे कि इस पुस्तक में
किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, क्योंकि शीर्षक भी आ जाता है एग्जाम में, तो शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षक है इसमें परशुराम से तुर्खम, जिसमें है एक टायर राम की कहानी। इसके बाद है दूसरा किरणों की खोज में, तीसरा है देवताओं के अंचल में, चौथा है मौत की घाटी में, पांचवा है एलूरा और छठा है माजुली, जिसमें बहता पानी निर्मल, सागर सोवियत जो कि मेघ मेखलित, ये बाद में जोड़ा गया, कन्याकुमारी से नंदा देवी। तो इस प्रकार से ये शीर्षक है, जिसे आप अच्छे से देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है कि परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा, माजुली, तो इसका क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत है तिब्बत की यात्रा के विषय में। इसमें इन्होंने कोई भूमिका नहीं दिया है, तो खंड के विषय में दिया है। खंड भी इनका आ जाता है क्रम से लगाने के लिए, तो इसे मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। खंड है लहासा से उत्तर की ओर, चांग की ओर दूसरा है, तीसरा है शक्य की ओर, चौथा है जेनम की ओर और पांचवा है नेपाल की ओर। तो इस प्रकार से ये आप क्रम से याद कर लीजिए कि सबसे पहले लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चांग की ओर, तीसरा है शक्य की ओर, चौथा है जेनम की ओर और नेपाल की ओर। ये पांचों आपको याद होना चाहिए। इसके बाद परिशिष्ट में भी इन्होंने कुछ चीज़ बाद में शामिल किया कि जो कुछ शेष बचा था लहासा की ओर, तिब्बत में 1.25 बरस और तिब्बत में तीसरी बार, तिब्बत में चौथी बार। तो इस प्रकार से ये बाद में सम्मिलित किए गए हैं, पर आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये शीर्षक इम्पॉर्टेंट है, इनसे कथन तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पूरा पढ़िए, अन्यथा आप अभी जब कम टाइम है तो आप पूरा का पूरा सिर्फ भूमिका और शीर्षक देखकर जा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम देखेंगे माटी की मूर्तें, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है। इसकी भूमिका इन्होंने दी है, तो इसकी भूमिका हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो भूमिका देखते हैं। ये नवीन संस्करण में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसे हमने सोचा आपसे शेयर कर दें कि इसमें एक मूर्त और जोड़ दी गई है जो कि रजिया है, यानी जो माटी की मूर्तें हैं उसमें एक और जोड़ी गई है रजिया। तो रजिया लास्ट में जोड़ी गई है, ये आपको याद रखना है। आगे इसकी भूमिका देखते हैं। भूमिका में क्या लिखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ये माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी जी भूमिका को लिखते हैं, ये माटी की मूर्तें। तो जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हैं, माटी की मूर्तें। ये मूर्तें ना इनमें कोई खूबसूरती है ना रंगीनी, फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सैदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी ना लें, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, तो अचरज की कौन सी बात। किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तों में भी एक चीज़ है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया, वह है जिंदगी। ये माटी की बनी है, माटी पर धरी हैं, इसीलिए जिंदगी के नज़दीक हैं, जिंदगी से सरोबोर हैं। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, साप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ये मूर्तें ना तो किसी आसमानी देवता की होती हैं ना अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख को का दृष्टा स्रष्टा बन गया। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें, हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई, संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। और इनकी नाराज़गी जब होती है तो क्या होता है, बीमार पड़ गए, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। ये जिंदगी के नज़दीक ही नहीं है, जिंदगी में समाई हुई है। इसीलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप ही आप झुका है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्तियाँ भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, आगे है कि आपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी हैं, ऋषि मुनि की कथाएं बाँची हैं, नायकों और नेवताओं की जीवनियाँ पढ़ी का अध्ययन किया है। वे कहानियाँ हैं, वे कथाएं हैं, वे जीवनियाँ हैं, कैसी मनोरंजक, कैसी प्रोज्वल, कैसी उत्साहवर्धक। हमें दिन दिन उनका अध्ययन, मनन, अनुशीलन करना ही चाहिए।
किंतु क्या कभी आपने सोचा है आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ, कथाएं और जीवनियाँ राजा रानियों, ऋषियों मुनियों, नायकों नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं। किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल के देखिए बेनीपुरी जी कहते हैं कि हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार होकर रही। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी पाँत में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गढ़वा ही ली। मैं साफ कह दूं, ये कहानियाँ नहीं हैं, जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के सजग चित्र हैं। मैं मानता हूँ कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाएं। मैं उसे छुर रसोइया नहीं मानता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का स्वाद ही गायब हो जाए, कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्तें कैसी पूजा पाती हैं, किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आंखों पर लिया। यह मेरी कलम या कला की करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ और ऐसी माटी की मूर्तें हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तो देखिए, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भूमिका रही। माटी की मूर्ति के विषय में उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इसमें कौन कौन से माटी की मूर्तें शामिल है ये देख लेते हैं। सबसे पहले है रजिया, इसके बाद है बलदेव सिंह, तीसरा है सरजू भैया, चौथा है मंगर, पांचवा है रूपा किया जी, छठा है देव, सातवां है बाल गोविंद भगत, आठवां है भौजी और नौवां है परमेश्वर, दसवां है बैजू मामा, 11वां है सुभान खा और लास्ट में बुधिया जोड़ा गया। तो इस प्रकार से ये 13 के 13 आपको क्रम से याद कर लेना है, जिससे अगर क्रम लगाने को आए तब भी आप आराम से लगा सकें। तो गद्य विधा की लगभग सभी रचनाओं की भूमिका हमने देख लिया। आप इसे पूरा भूमिका जरूर से जरूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो ये कैसा लगा आपको, ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।